औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर। वो दुआ लिखते रहे हम दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। पर चलने की बजाय उनको गालियां सिखा रहे हैं। आप इंडिया के बेंगलोर को जाकर देख लीजिए, आईटी का हब कहलाता है पूरी दुनिया में। आप जाकर देख लीजिए बांग्लादेश को कि उसकी इकोनॉमी इस वक्त कहां पे जा चुकी है। आप कीनिया जैसे मुल्क को उठाकर देख लीजिए कि उसकी भी करेंसी हमसे ज्यादा। आप हर घर में एक मिसाइल, एक बॉम्ब भिजवा दीजिए और यह बात कहना शुरू कर दीजिए कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। लेकिन उस एटमी ताकत से इस वक्त हम लोग कितनी शर्मिंदगी से गुजर रहे हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में यह बात गर्दिश का नंबर पर है, डिफॉल्टर होने पर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। वो दुआ लिखते रहे हम दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। ख़वातीनो हज़रात, हमारे मुल्क की सियासत इस वक्त चंद नुक्तों के ऊपर गर्दिश कर रही है। हम अपने ही किए हुए फैसलों में से फैसले ढूंढकर नए फैसले सुनाना चाहते हैं। हम जब उन फैसलों की तशरीह करते हैं या जब हम फैसले लिखवाते हैं, हमें तब इस बात को नहीं याद रहता कि ये फैसले, हमारे मुंह से निकले हुए अल्फाज, ये हमारे मुल्क में किए हुए फैसले इस मुल्क की तकदीर बदलते हैं और इस मुल्क में हमारे मुंह से सुनाए हुए फैसले कानून का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन या तो इन फैसलों को सुनाते वक्त हमें उसी वक्त ये बात जहन में रखी होती है कि कभी अगर ये फैसला हमारे पास आया तो हम इसकी तशरीह उस वक्त करेंगे, अभी नहीं। अगर काश हमारे फैसले लिखने वाले इन फैसलों को इस तरह से लिखवा दें कि बाद में किसी भी किस्म का अबहाम ना रहे, तो आज ये मुल्क अगेन और दोबारा से उन्हीं हमारे मुल्क के इदारों को इस बात को समझना होगा कि उनके किए हुए फैसले भी इस मुल्क की मईशत के ऊपर कितना असर रखते हैं। आज हमारे डॉलर को एक उड़ान को इतने पर लग चुके हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो कहां पे जाके रुकेगा। हमारे मुल्क में हर चीज महंगी हो चुकी, जो बताने की जरूरत नहीं है, हर एक को पता है। लेकिन अफसोस सिर्फ उन लोगों पर होता है जो कि खुद को तर्जुमान बताते हैं अपनी इस 28 से 30 करोड़ का, जो कि इनफैक्ट जो फिगर है 28 से 30 करोड़ की आवाम, जिसको आज तक 24 करोड़ का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जो कि खुद को तर्जुमान बताते हैं, लेकिन उनको भी इस चीज का ख्याल नहीं है। ख़वातीनो हज़रात, कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी के मद्दोजज़र में और इस नशेबो फराज में इतनी जल्दी से फ़ैसले करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि इस नशेबो फराज में किए गए फ़ैसले हम कितनी गलती से कर चुके हैं। और काश कि हम उस वक़्त उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें ताकि हमें दोबारा से उनके ऊपर नज़रसानी ना करनी पड़े। हाँ, कुछ लोगों ने पीछे मुड़कर देखा और देखने की कोशिश की, ये नहीं कि नहीं की, पर जब पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ किरचियां ही किरचियां बिखरी हुई नजर आईं। और ऐसा भी नहीं कि उन किरचियों को जोड़ने या इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की गई, पर इस खेल में कभी तस्वीर धुंधला गई तो कभी उंगलियां फगार हो गईं, कभी लिखते लिखते कलम टूट गए तो कभी जिंदगियां बर्बाद हो गईं, पर समझ किसी को नहीं आ सकी। बिल्कुल इसी तरह एक बादशाह ने अपनी आवाम को मुसीबतों का सामना करने का सिखाने के लिए क्या फैसला किया कि एक गुजरगाह जो कि बहुत ही शारे आम थी, वहां पे एक बहुत बड़े पत्थर को रखवा दिया ताकि जब आवाम वहां से गुजरे तो वो देखना चाहता था कि वो इस मुसीबत से किस तरह से निकलने की कोशिश करते हैं। चुनांचे हर रोज उसको देखा जाता रहा, आवाम बस गुजर जाती रही और किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि इस पत्थर को हटा दिया जाए। चंद रोज बादशाह ने यह मंजर देखा तो बादशाह ने फिर रियाया से किसी तरह से पूछने की कोशिश की मुख्तलिफ लोगों के जरिए। तो हर एक की जो उस वक्त की राय थी वो यही थी कि बादशाह ने अपनी आवाम के बारे में नहीं सोचा और इस पत्थर को नहीं हटाया, हमारे लिए मुश्किलात का सामना है। लेकिन एक दिन वहां से एक किसान का गुजर हुआ। उस किसान ने अपनी मदद आप के तहत वहां से उस पत्थर को हटाने की कोशिश की। उसने अपने तमाम तर वसाइल को ब्रुए कार लाते हुए जब उस पत्थर को वहां से हटा दिया तो हटाने के बाद जब वो जाने लगा तो उसने देखा कि वहां से एक बहुत बड़ा खजाने का एक थैला उसको मिला। उसने वो थैला बादशाह के पास उसकी लेकर उसकी खिदमत में हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा कि ये थैला मैंने ही वहां पे रखवाया था, सिर्फ इसलिए कि जो भी इस मुसीबत से निकलने की कोशिश करेगा वही इसका हकदार होगा। काश इस मुल्क को मुसीबत से निकालने वाले ये समझ सकें कि अगर हम इस मुल्क को मुसीबत से निकाल सकें तो इस मुल्क में इतने खजाने छुपे हुए हैं, इस मुल्क के अंदर इतने खजाने हैं कि शायद नहीं, यकीनन
अगर हम इस मुल्क को मुसीबतों से निकाल सकें तो ये हमारा मुल्क इस दुनिया का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। लेकिन सवाल फिर भी वहीं पे आ जाता है कि मुसीबत से निकाले कौन? नुक्तों से मुजरम बन रहे हैं। मुसीबतों को सामना करने की बजाय दूसरे रास्ते इख्तियार करके सामने आने की कोशिशें की जा रही हैं। मेरे मुल्क के इदारे सबको मौके फराहम कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहता हूं कि काश मेरे मुल्क के इदारे इस बात को समझ सकें कि हमारी तमाम तर तवज्जो, हमारी तमाम तर यूथ, हमारे लोग इन इदारों को कितना मुक़्तदर समझते हैं, हम इनकी कितनी इज्जत करते हैं। हमारी नज़रें सिर्फ इन इदारों के ऊपर हैं। हमें इन सियासतदानों से कोई उम्मीद नहीं है, हमें सिर्फ आपकी तरफ, आप ही से हमें उम्मीदें हैं। खुदारा इस मुल्क को इन तमाम तर सूरत हाल से निकाल दीजिए। अपने फैसलों की तशरीह इतने अच्छे अल्फाज में कीजिए कि ना तो कोई ये कह सके कि मुझे कबूल नहीं है, और ना ही कोई ये कह सके कि मुझे फिर से लड़ना है, मुझे सड़कों पे आना है। काश हम ये सारी चीज़ें अब पहले से तय करके रखें ताकि आने वाले वक्त के लिए हमें इस तरह के जो हालात हैं उनका सामना ना करना पड़े। हमें इन मुसीबतों से निकलने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि नाकामी ही कामयाबी की तरफ पहली सीढ़ी है। ख़वातीनो हज़रात, माँ भी बच्चे को उस वक्त तक दूध नहीं देती जब तक बच्चा रो रो कर इस बात की यकीन दहानी ना करवाए कि उसको भूख लगी है। प्यासा उस वक्त तक पानी नहीं पीता जब तक उसको ये पता ना चले कि मुझे प्यास लगी है। हमें ये चीज़ें अपने अंदर सबसे पहले लेकर आना होंगी कि हमें ये एहसास दिलाना होगा अपने आप को कि ये सब कुछ इस मुल्क को संवारने के लिए हमें खुद ही करना पड़ेगा। हमें खुद ही ये महसूस करना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों को रोने से पहले ही उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाना होगा, इस मुल्क को उस मकाम पर ले जाना होगा। हमारी अदलिया को ऐसे फैसले करने होंगे कि बजाय इसके कि बच्चे उसके पास रोते हुए आकर ये कहें कि मुझे दूध पीना है तो मेरे हक में फैसला सुना दीजिए, इससे पहले ही हमें अच्छे और बहुत ही मुनासिब फैसले करने होंगे। आप ही के किए हुए फैसलों को आज आप ही के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है, तो बताइए कि क्या कसूर हमारा है या आपके लिखे हुए फैसलों का है, या आपने जो अबहाम उस वक्त पैदा कर दिए थे तशरीह करने के, क्या उस वक्त का है। मैं अपने मुल्क के जजेस के बारे में एक बात नहीं सुन सकता, चाहे वो नून लीग का सपोर्टर हो, चाहे वो पीटीआई का सपोर्टर हो, चाहे वो किसी भी जमात का सपोर्टर हो, क्योंकि मेरे मुल्क के जो जजेस साहिबान हैं वो बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम हैं। क्योंकि वो जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो वो किसी आम मंजिल से गुजर कर नहीं गुजरे, यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। लेकिन रिक्वेस्ट उनसे सिर्फ इतनी है कि अपने फ़ैसलों की तशरीह अगर आप वक्त पर कर दिया करें और अपने फ़ैसलों को तफसील से लिखते वक्त आइंदा के लिए भी ये बात अपने जहन में रख लीजिए कि इसी हमारे ही फ़ैसलों को हमारे ही सामने जब लाकर खड़ा कर दिया जाएगा तो हम क्या फ़ैसला करेंगे। आज आपके सामने 25 वो लोग भी पेश हो रहे हैं जिनके खिलाफ फैसला देने पर उन सब लोगों को डिसीट किया गया। आज आपके सामने नून लीग का मुंतखब, जिसको मुंतखब किया जाना था और उन जो कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कालादम करार दिए जाने के कभी इम्कानात जाहिर हो रहे हैं, वो भी वहां पे पेश हो रहे हैं और अपने कारकुनान के साथ। जेयूआई के सरबराह ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी अपने कारकुनान के साथ वहां पे मौजूद होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर पीटीआई रात के 12 बजे अपने वर्कर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के ऊपर चढ़ती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से इजहारे हमदर्दी है, और अगर वो लोग लेके आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला है। हमें ये फर्क खत्म करना होगा और ये फर्क मेरे मुल्क के इदारे खत्म करेंगे। मुझे कोई किसी किस्म की तकलीफ नहीं है ये कहते हुए कि मेरे मुल्क के इदारों को बिल्कुल किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि ये सियासतदान सब के सब अपनी तरफ से हमें लूटने के लिए यहां पे मौजूद हैं। ये जितने भी सियासतदान इस वक्त मेरे मुल्क में मौजूद हैं, खुदारा मेरे मुल्क के इदारों हमें बचा लो इन सियासतदानों से। खुदारा ऐसे फैसले कर दो कि ये मुल्क के सियासतदान हम सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बजाय, इस मुल्क के नौजवानों को तालीम देने की बजाय, इस मुल्क के नौजवानों को किसी अच्छे रास्ते पर चलने की बजाय उनको गालियां सिखा रहे हैं। आप इंडिया के बेंगलोर को जाकर देख लीजिए, IT का हब कहलाता है पूरी दुनिया में। आप जाकर देख लीजिए बांग्लादेश
को कि उसकी इकॉनमी इस वक्त कहां पे जा चुकी है। आप कीनिया जैसे मुल्क को उठाकर देख लीजिए कि उसकी भी करेंसी हमसे ज्यादा अच्छी है। आप ये मत समझिए कि आप अगर एक एटमी पावर हैं तो आप एक काम कीजिए कि हर घर में एक गौरी मिसाइल भिजवा दीजिए, आप हर घर में एक मिसाइल, एक बॉम्ब भिजवा दीजिए और ये बात कहना शुरू कर दीजिए कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। लेकिन उस एटमी ताकत से इस वक्त हम लोग कितनी शर्मिंदगी से गुजर रहे हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में यह बात गर्दिश कर रही है कि हम दुनिया में इस वक्त बॉटम से, नीचे से चौथे नंबर पर हैं डिफॉल्टर होने पर। हम कहां की सुपर पावर हैं? हम गालियां भी सुन रहे हैं। यह अवाम उठकर उस सुपर पावर को गालियां दे रही है और हम आराम से बैठे हुए हैं। ये इस मुल्क की अवाम, जो कि मैं समझता हूं कि सब लोग नहीं, एक चंद मखसूस टोला है, उनको क्यों नहीं रोका जा रहा? क्या हमारे मुल्क के जो आईटी के डिपार्टमेंट्स के इदारे हैं, क्या वो ये इस बात को नहीं रोक पा रहे हैं? क्या हम सब लोग बैठकर तमाशा देख रहे हैं, या हम किसी के इशारों पर इस मुल्क में अनारकी फैलती हुई देखना चाह रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुद को तब्दील करना होगा। जब तक हम खुद को तब्दील नहीं करेंगे, हम कभी भी इस मुल्क को तरक्की याफ्ता नहीं देख सकते। अगर हमने सिर्फ इन सियासतदानों के ऊपर अपने आप का इन्हिसार करना है तो आप याद रखिए कि हम कभी भी इस मुल्क को तरक्की याफ्ता नहीं देख पाएंगे। हमें खुद आगे बढ़ना होगा। हमें खुद आगे बढ़कर इस मुल्क की कामयाबी के लिए किरदार अदा करना होगा। लीबिया का सरबराह जब यूनाइटेड किंगडम में जाया करता था तो शाही पैलेस के दरवाजे उसके लिए हर वक्त खुले होते थे। उसके लिए मखसूस किस्म के खाने पकते थे, उसके लिए रेड कारपेट्स बिछाए जाते थे, उसको शाही प्रोटोकॉल दिया जाता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि उसको छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। हमने फिर भी नहीं सीखा। लेकिन न जाने क्यों हमारे मुल्क के सरबराहान को इस बात का एहसास शायद नहीं है। शायद उन्होंने ये समझ रखा है कि अब वो भी माइकल जैक्सन की तरह एक ऐसा घर बनाना चाहेंगे, एक आर्जी जन्नत बनाना चाहेंगे कि वो ये समझेंगे कि वो कभी मर ही नहीं सकते। क्योंकि माइकल जैक्सन भी ये कहता था कि उसने एक ऐसा घर बना लिया है, उसके लिए इतने डॉक्टर्स हैं, उसके लिए सब कुछ इतना है कि वो शायद कभी मर नहीं सकता। लेकिन जब अल्लाह ताला की ज़ात ने चाहा तो उसको पता भी नहीं चला कि वो कब इस दुनिया फ़ानी से चला गया। हम सब ने चले जाना है, हम सब ने यहाँ से चले जाना है। लेकिन काश हम इस मुल्क के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि आज अगर जिए भुट्टो का नारा लगता है तो आज या कल को जिए इमरान खान का भी नारा लगना चाहिए, जिए नवाज शरीफ का भी नारा लगना चाहिए, जिए फजलुर रहमान का भी नारा लगना चाहिए। लेकिन कैसे? इस तरह से तो नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही दानश्वरी से, बहुत ही सुलझा हुआ फैसला करेगी जो सारी जमातों को काबिल कबूल होगा। जिस तरह से आपने हमजा शहबाज को ट्रस्टी वज़ीर आला बनाकर तमाम जमातों को इस बात पे राज़ी कर लिया था, खुदारा कुछ ऐसा फैसला कीजिएगा कि साथ में आपको ये भी सुनाना पड़ जाए कि इस मुल्क में अब जो भी अनारकी फैलाने की कोशिश करेगा वो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आएगा। क्योंकि मैं जो इस वक्त समझ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा खौफनाक जो कानून इस वक्त मुल्क में गर्दिश करता है वो तौहीन अदालत का है। क्योंकि ये एक ऐसा कानून बना दिया गया है कि इसके डर और खौफ की वजह से 12 बजने से चंद मिनट पहले हमारी नेशनल असम्बली के स्पीकर भी जल्दी से असम्बली का इजलास शुरू कर देते हैं और इसी वजह से हमारे मुल्क में बहुत सारे सियासतदान भी जाकर माफ़िया मांग लेते हैं। तो क्यों ना आप अपने फैसलों में ये फैसला भी सादर फरमा दें कि अगर इस मुल्क में किसी ने खड़े होकर ये ऐलान किया कि हम धरने दे देंगे, हम इंतशार फैला देंगे, हम आग लगा देंगे, हम जलाओ घेराव कर देंगे, तो वो तौहीन अदालत होगी और उसको हमेशा के लिए नाअहल करार दे दिया जाएगा। ऐसी ही कोई तलवार आज के फैसले में भी लटका दीजिएगा मोहतरम जजेस साहिबान। खुदारा हमारी नज़रें इन सियासतदानों की तरफ नहीं, सिर्फ आपकी तरफ हैं। ख़वातीनो हज़रात, चाहे जो भी कहा जाता है, चाहे जो भी इस मुल्क में जो हालात क्रिएट किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये बात कह सकता हूं कि मेरी फ़ौज का सरबराह, मेरे जब भी उसको देखता हूं तो मैं कहता हूं कि ऑल इज़ वेल। मुझे अपने आप पर फ़ख्र है कि कोई भी बैरूनी ताकत मेरे मुल्क की तरफ इतनी आसानी से मैली आंख करके नहीं देख सकती है। तो मैं, मेरी नज़रें, मेरी फ़ौज, हम सब लोगों को मिलकर इस मुल्क को इस सूरत हाल से निकालना होगा। इन सियासतदानों पर हमें कोई उम्मीद नहीं है। मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।